हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज निटोलाल वैष्णव और आज मैं बात करने वाला हूँ प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड जो भी आपके छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड के पर्पज़ से, वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इसमें सिर्फ छोटे क्वेश्चनों को कवर अप किया गया है, बड़े क्वेश्चनों को यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस चैप्टर में से ज़्यादातर छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं। या तो 1 नंबर के बनेंगे, 1.5 नंबर के, 1.5 नंबर के आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? क्योंकि ये चैप्टर ही इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। वह धारा जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित रहते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसका जो वक्र है वो इस तरीके से बनता है, यहाँ पर हम इसको आई डिनोट करेंगे और यहाँ पे टी, यानी यहाँ पे धारा का मान प्रत्येक समय टी के लिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ इसकी दिशा भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वह धारा जिसका मान समय के साथ क्या रहे, परिवर्तित रहे और दिशा भी बदले, उसे हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की, कि जो भारत में जो हमारे प्रत्यावर्ती धारा आती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे घर पे जो धारा आती है प्रत्यावर्ती धारा, उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, और जो अमेरिका में आती है उसकी आवृत्ति होती है 60 हर्ट्ज। ये भारत से रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रत्यावर्ती धारा का आधे या अर्ध चक्र के लिए औसत मान कितना होता है। अब ये आपके प्रत्यावर्ती धारा का भी पूछ सकता है और प्रत्यावर्ती वोल्टा भी पूछ सकता है, तो दोनों आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा की। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो इसका मान होता है आई का, वो होता है हमारे 2/πi/0। और अगर हम इसको सॉल्व करें यानी पाई की वैल्यू रखें, तो इसकी जो वैल्यू वो आएगी लगभग 0.63i0। ज़्यादातर हमें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न होने की वजह से ये मान आपके ज़्यादा आने के चांसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक पूर्ण चक्र में इसका मान कितना होता है। जैसा कि हमने कहा था, अर्ध चक्र के लिए जो इसका मान होता है आई का, वो होता है हमारे, एक सेकेंड, जो हमारे अर्ध चक्र के लिए मान होता है वो होता है हमारे, एक सेकेंड, चलिए, जो अर्ध चक्र के लिए मान होता है आई बराबर वो होता है हमारे I0 2/π, और ये होता है धनात्मक अर्ध चक्र के लिए। यानी हमारा जो ग्राफ है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो जो धनात्मक है उसके लिए होता है 2/πi0, और ऋणात्मक के लिए होता है I बराबर -2/πi0। तो धनात्मक के लिए ये है और ऋणात्मक के लिए ये है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 0। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्ण चक्र है उसके लिए मान होता है 0, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए मान होता है 2/πi0, और ऋणात्मक के लिए होता है -2/πi0। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो अगर प्रत्यावर्ती धारा की जगह वोल्टा पूछे तो सेम एज इट इज V बराबर होता है 2/πv0 अर्ध चक्र के लिए, और पूर्ण चक्र के लिए इसका मान भी होता है 0। तो दोनों आपको ध्यान एक ही तरीके से रखना है। आप धारा का मान याद रखेंगे तो वोल्टा का मान ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल वेग कितना होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी बहुत काम का है और न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। वर्ग माध्य मूल वेग का मतलब क्या होता है कि जो VRMS है, यानी धारा के वर्ग का माध्य और उसका मूल, और हमारे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल वेग कितना होता है। तो इसका सीधा मान आप याद रखिएगा, इसका जो मान होता है वो होता है I0/√2। ये एक्चुअल में इसका औसत मान है, तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। पूछा जाएगा तो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतिघात किसे कहते हैं। प्रतिघात किसे कहते हैं, वैसे ये दो तरीके से नाम से आता है, एक आपका आता है प्रेरणीय प्रतिघात और एक आता है संधारित्र प्रतिघात। पहले हम बात करते हैं प्रतिघात किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, जिसे हम प्रतिरोध भी कहते थे, उसी तरीके से प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को हम प्रतिघात कहते हैं।
ठीक है। अगर ये आपके जब प्रेरण लगा हो और प्रेरण लगने की कंडीशन में ये प्रतिघात आए, यानी प्रेरण की कंडीशन में, या हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरकत्व की उपस्थिति में जो धारा के मार्ग में रुकावट है उसको हम कहेंगे प्रेरणीय प्रतिघात। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रेरणीय प्रतिघात अलग है और आपके संधारित्र प्रतिघात अलग है, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर नाम से आएगा इसलिए ध्यान रखिएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए। जो हमारी प्रेरणीय यानी जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, प्रेरणीय प्रतिघात को लिखा जाता है एक्स एल से, और इसका जो मान है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा है उस प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रेरणीय प्रतिघात का मान जो है वो होता है हमारे आवृत्ति के सीधा सीधा समानुपाती। जबकि जो हमारे संधारित्र के लिए एक्स सी का मान है ये आवृत्ति के होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि संधारित्र के लिए जो एक्स सी है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि जो एक्स एल है प्रेरणीय के लिए वो होता है समानुपाती। यानी इस कंडीशन में आपके जब प्रेरित्र लगा होगा तो उस कंडीशन में धारा का मान बढ़ेगा, यानी कह सकते हो आवृत्ति बढ़ने पर प्रतिघात बढ़ेगी, जबकि इस कंडीशन में इसका जस्ट रिवर्स चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रतिबाधा। अब देखिए क्या है प्रतिबाधा और प्रतिघात में फ़र्क क्या है। प्रति जो बाधा है वो इस तरीके से है कि यदि संधारित्र में आपके एक प्रेरण लगा हो एल या लगा हो सी या दोनों में से कोई एक लगा हो, तो इस कंडीशन में जो कुल प्रतिबाधा है कुल प्रतिघात है उस कुल प्रतिघात को बोला जाता है प्रतिबाधा, जिसको हम डिनोट करते हैं Z से, ठीक है। और ये जो Z है इस Z का जो मान है वो होता है आपके V/I, या हम कह सकते हैं V/I, या फिर हम कह सकते हैं V/RMS/I RMS। आप इसको सीधा R से याद रख सकते हो, प्रतिरोध की तरह से V/I, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद का मतलब क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अनुनाद पढ़ते भी है। इस कंडीशन में ये होता क्या है तो इसको ध्यान से समझिएगा। जो प्रत्यावर्ती परिपथ है उस प्रत्यावर्ती परिपथ की एक विशेष स्थिति जब आपके प्रेरणीय प्रतिघात यानी एक्स एल और संधारित्र प्रतिघात यानी एक्स सी, जब इन दोनों का मान आपस में बराबर हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे अनुनाद। तो सीधा आपको याद रखना है कि प्रत्यावर्ती परिपथ की एक विशेष अवस्था जिसमें प्रेरणीय प्रतिघात और संधारित्र प्रतिघात की जो आपके मान है वो आपस में इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन को कहेंगे हम अनुनाद, ठीक है। अब अनुनाद होता है तो कुछ स्पेशल कंडीशन भी होगी, क्योंकि इन दोनों का मान बराबर होने पर इफेक्ट क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अनुनाद की स्थिति में जो आपके Z है यानी जिसको हम बोलेंगे प्रतिबाधा, इसका मान होता है मिनिमम। इसका मान क्या होता है मिनिमम, और इसका जो मान है वो होता है लगभग प्रतिरोध के बराबर। यानी आप ये कह सकते हैं कि अनुनाद की स्थिति में जो Z है यानी प्रतिबाधा है वो मिनिमम होता है, और मिनिमम कितना होता है तो आपके प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा है। तो हम कहेंगे किसका मान उच्च होता है, तो जब प्रतिरोध मिनिमम होगा तो किसका मान उच्च होगा, धारा का, यानी धारा का मान क्या होगा मैक्सिमम। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम के हैं। अगर आपको पूछे कि कब न्यूनतम होगा कब अधिकतम होता है आप बता सकते हैं। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की, कि अर्धशक्ति बिंदुओं पर धारा का मान कितना होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं अर्धशक्ति बिंदु क्या होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब हम वक्र खींचते हैं आवृत्ति के बीच में तो हमारे दो बिंदु प्राप्त होते हैं इस तरीके से। ये तो औसत मान है या कह सकते हो मैक्सिमम मान है, और यहाँ पे दो वो बिंदु है जहाँ पर आपके शक्ति का मान क्या हो जाता है आधा। यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वह बिंदु जहाँ पर शक्ति का मान क्या हो जाता है आधा हो जाता है, उस बिंदु को हम कहते हैं अपने अर्धशक्ति बिंदु। और इस अर्धशक्ति बिंदु पर जो धारा का मान है वो धारा का मान आपको मिलेगा I0/√2। I0/√2। तो ये ध्यान रखिएगा कि अर्धशक्ति बिंदु पर धारा का मान कितना होता है I0/√2 होता है, ठीक है। और ये जो I0 है ये एक्चुअल में I मैक्सिमम है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
10th बैंड चौड़ाई। तो इसी से रिलेटेड है जिससे हमने जिससे पहले जो पढ़ा है, हमने कहा था कि प्रत्यावर्ती धारा में यदि I और आवृत्ति F के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर ये जो दो अर्ध शक्ति बिंदु है, इस अर्ध शक्ति बिंदु पर पहली आवृत्ति आपके F1 और दूसरी आपकी आवृत्ति F2, इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है, डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई, ठीक है। तो बैंड चौड़ाई किसे कहते हैं? अर्ध शक्ति बिंदुओं के बीच की दूरी को बैंड चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बैंड चौड़ाई किसे कहते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु किसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चौक कुंडली को परिभाषित कीजिए। देखो ये आपके नया नाम है, आप चौक कुंडली होती क्या, पहले ध्यान से समझिएगा। चौक कुंडली जो है एक विद्युत युक्ति है। ये एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा के रूप में होने वाली जो हानि है, सीधी सी बात है कि किसी भी विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में जरूर हानि होती है, धारा का कुछ अंश जो है ऊष्मा के रूप में क्षरित हो जाता है। और ये एक ऐसी युक्ति है या ऐसी कह सकते हैं कुंडली है जिससे ऊष्मा की जो हानि है वो कैसी हो जाती है, नगण्य होती है। तो ये जो कुंडली है वो कुंडली कहलाती है आपके चौक कुंडली, ठीक है। ये एक्चुअल में बनी हुई होती है नर्म लोहे की, जिसको अपन नर्म लोहे की कोड पर अपन क्या करते हैं, तांबे की जो लपेट कर उसको कुंडलित कर देते हैं, वो होती है आपके चौक कुंडली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आपके आता भी है। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि ये भी क्या है, विद्युत युक्ति है, जिससे की सहायता से जो प्रत्यावर्ती धारा का मान है या प्रत्यावर्ती जो वोल्टा है, इस प्रत्यावर्ती वोल्टा के मान को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो प्रत्यावर्ती धारा की जो वोल्टा है उसको नियंत्रित करने वाली जो युक्ति है उसको हम बोलेंगे आपके ट्रांसफार्मर। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये सिद्धांत पे काम करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, ये क्वेश्चन बनता भी है आपके कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हम कहेंगे अन्योन्य प्रेरण पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफार्मर से होने वाली हानियों को समझाइए। अब देखिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कुंडली की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें से बहुत सी तरीके से हानि होती है, जिसमें से आपको नॉर्मली 2-3 हानियाँ ध्यान रखनी है। जैसे आपको पता है कि इसमें आपके तार लगा हुआ है, तो तार का प्रतिरोध R होगा, और प्रतिरोध जो है वो धारा को रोकता है, यानी रोकेगा तो क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो है ऊष्मा का क्या होती है, हानि होती है, पहली सबसे बड़ी कारण है। दूसरा हम कहते हैं कि इससे जो फ्लक्स गुजरेंगे, इस फ्लक्स के कारण क्या उत्पन्न होती है, भंवर धाराएं, और ये भंवर धारा भी क्या उत्पन्न करती है, ऊष्माएं। तो दूसरा जो कारण है भंवर धारा है, भंवर धाराओं के उत्पन्न होने के कारण क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। तीसरा हम बात करेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये चुंबकत्व और विचुंबकन की घटना के कारण क्या करता है, ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो इसके कारण भी कुल मिलाकर आपके ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी क्या उत्पन्न होती है, हानि एक तरीके से उत्पन्न होती है। तो ये 2 दिन ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध के कारण ऊष्मा की हानि होती है। दूसरा इसमें भंवर धाराओं का निर्माण होता है जिससे ऊष्मा की हानि होती है। और तीसरा चुंबकन और विचुंबकन की घटना के कारण ऊष्मा की हानि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड के मतलब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट की जो प्रत्यावर्ती धारा है वो 220 वोल्ट की इस धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है, क्यों? ध्यान से समझिएगा, ये जो 220 वोल्ट है ये इसका औसत मान है, और प्रत्यावर्ती धारा जो है इसको डिफाइन करते हैं अपन इस तरीके से, यानी E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। या फिर अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की, तो औसत मान की स्थिति में यहाँ पर हम लिख देते हैं अपने E0/√2। तो इस हिसाब से हमारा जो E0 है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके √2E। अब हमारे यहाँ पे मान दिया हुआ है 220, तो इस E की जगह जैसे ही हम 220 रखेंगे और √2 की जगह वैल्यू रखेंगे 1.41, तो हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 312 के आसपास। और ये जो धारा है ये आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज की है नॉर्मल से, इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा की जो मान है वो नॉर्मली दिष्ट धारा की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, या कह सकते हो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है।